नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम करंट अफेयर डेली क्लासेस एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम करंट अफेयर की आज की क्लास डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो हमारे करंट के टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे आज के एनालिसिस में जो बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही कल जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उनका आंसर्स भी आप मिला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर दिए थे, उनको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो हमारा पहला है वो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेट में बहुत चेंज हो चुका है और क्लाइमेट के चेंज के कारण कई ग्लेशियर भी अपनी प्रारंभिक स्थिति को खो चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का करंट है, ज़रा देखते हैं। वेनेजुएला ने अपना आखिरी ग्लेशियर खो दिया है। क्या है, इसे समझते हैं। आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः ऐसा पहला देश बन गया है जो यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस महीने की शुरुआत में वेनेजुएला के आखिरी बचे ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फ़ के क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के बाद आया है। क्या पृष्ठभूमि है? वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि हम्बोल्ट ग्लेशियर की 1 दशक तक चलेगा, हालांकि ये अपेक्षा से अधिक तेज गति से पिघल गया है। क्या है कारण, जरा देखते हैं कितने ग्लेशियर थे वहाँ पर और कौन कौन से पिघल गए हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर से घिरा हुआ करता था। एंडीज पहाड़ों में समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थे। 2011 तक इसमें 5 गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि हम्बोल्ट ग्लेशियर 1 और दशक तक चलेगा, लेकिन अपेक्षा से अधिक तेजी गति से पिघल गया और 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में सिकुड़ गया है, जिससे यह ग्लेशियर से बर्फ़ के मैदान में तब्दील हो गया है। ग्लेशियर होते क्या हैं, जरा इसे समझते हैं। ग्लेशियर मुख्य रूप से बर्फ़ के बड़े और मोटे समूह हैं जो सदियों तक बर्फ़ जमा होने के कारण भूमि पर बनते हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार वे आमतौर पर उन क्षेत्रों में मौजूद और बनते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब पहुंच जाता है। शीतकालीन वर्षा के कारण महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ़ जमा हो जाती है और शेष वर्ष भर तापमान के कारण पिछली सर्दियों में जमा हुई बर्फ़ का पूरा नुकसान नहीं होता। अपने विशाल द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर की बहुत धीमी नदियों में तह बनती है। हालांकि इस बात से कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है कि ग्लेशियर के रूप में गायब योग्य होने के लिए बर्फ़ का द्रव्यमान कितना बड़ा होना चाहिए। USGS का कहना है कि आमतौर पर स्वीकृत दिशा निर्देश लगभग 10 हेक्टेयर के होते हैं। ठीक है, तो ये बर्फ़ के पहाड़ के तौर पर अब जाना जाएगा। ग्लेशियर गायब क्यों हो रहे हैं, इस पर ज़रा देखते हैं। तो मित्रों, ग्लेशियर गायब होने का मेन जो रीज़न है वो स्पष्ट है। ग्लोबल वार्मिंग का तापमान बढ़ रहा है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी GHG यानी ग्रीन हाउस गैस ये अदृश्य गर्मी रोकती हैं। वे सूरज की रोशनी का वायुमंडल से गुजरने देती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी से आने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में लौटने से रोक देती हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि दशकों में GHG के उत्सर्जन में आसमान छू गया है, जिसके परिणामस्वरूप 1880 के बाद से वैश्विक औसत तापमान कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। तापमान में वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन यह विनाशकारी परिणाम दे रही है बराबर। एंडीज, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला कुछ हिस्से से होकर गुजरने वाली एक पर्वत श्रृंखला में पिछले 7 दशकों में 0.10 डिग्री सेल्सियस का उच्च दर से तापमान की वृद्धि देखी गई है। यही कारण है कि वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर क्या कर रहा है, खो दे रहा है। हम्बोल्ट ग्लेशियर में एल नीनो के कारण पिघलने में तेजी आई, जो जुलाई 2023 में विकसित हुई। एल नीनो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह के पानी में असमान रूप से गर्म होने के संदर्भित करता है और गर्म तापमान की ओर ले जाता है। भारत को अपने ग्लेशियर खोने का खतरा है। वे हिंदकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला में अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं। यानी भारत में भी ग्लेशियर खोने की बात चल रही है और इसका परिणाम आप ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर देख सकते हैं। वर्तमान समय में कितनी गर्मी तेज़ी से हो गई है मित्रों। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, जरा इस पर एक विचार करते हैं।
तो ग्लेशियर मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्या होता है? मीठे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत। खासकर गर्म शुष्क अवधि के दौरान स्थानीय समुदाय, पौधों और जानवरों के लिए गायब होने का मतलब यह होगा कि किसी के मीठे पानी को पूरी तरह जगह जगह होने वाली बारिश पर निर्भर रहना पड़ेगा। ग्लेशियर बहने वाला ठंडा पानी नीचे और पानी के तापमान को ठंडा रखता है। यह क्षेत्र कई जलीय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए ठंडे पानी के तापमान की आवश्यकता होती है। ग्लेशियर के नष्ट होने से प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। पिघलते ग्लेशियर से समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। ग्रीनलैंड, आर्कटिक में बर्फ की चादरें, जिन्हें ग्लेशियर भी माना जाता है, वैश्विक समुद्र वृद्धि में इसका योगदान कर रही हैं। हालांकि दक्षिण अमेरिका में सभी ग्लेशियर खोने में सबसे बड़ा प्रभाव सांस्कृतिक होगा। ग्लेशियर के क्षेत्र में संस्कृति की पहचान और पर्वतारोहण पर्यटन का हिस्सा था। ठीक है, तो एक तरह से आप ये समझ रहे होंगे ग्लेशियर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आज के दूसरे करंट पर, और दूसरा करंट पर है आर्कटिक संसद यानी आर्कटिक असेंबली। क्या है देखते हैं। भारत 20 से 30 मई तक कोच्चि में 46वीं आर्कटिक समिति की मेजबानी कर रहा है और आर्कटिक संसद के रूप में इसे जाना जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा बैठक में आयोजन किया, जिसमें आर्कटिक संधि के 56 सदस्य देश में भाग लेंगे। पिछली बार नई दिल्ली में ATSCM ठीक है मेजबानी की थी। ठीक है, 2007 में। आर्कटिक संधि क्या है जरा इसे समझते हैं। 12 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ दक्षिण अफ्रीका, USSR, यूनाइटेड किंगडम, USA आर्कटिक संधि के मूल हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर पर हस्ताक्षर किए 1959 में। यह संधि 1961 में लागू हुई। तब से 1983 में भारत सहित कुल 56 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, आर्कटिक संधि जिस पर स्थित शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, प्रभावी रूप से आर्कटिक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सीमा को बाहर यानी नो मैंस लैंड के रूप में नामित किया गया है। संधि की क्या क्या विशेषताएं हैं जरा इसको एक बार हम लोग को देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, आर्कटिक संधि का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। किसी भी सैन्यीकरण, किलेबंदी की अनुमति नहीं होगी। सभी हस्ताक्षरकर्ता वैज्ञानिक जांच के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें वैज्ञानिक कार्यक्रमों योजनाओं को साझा करना चाहिए, आवश्यक सहयोग देना चाहिए, एकत्र किए गए डेटा को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। आर्कटिक कहीं भी परमाणु परीक्षण, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों के निपटान प्रतिबंध करना होगा। आज यह संधि ग्रह पर 5वें सबसे बड़े महाद्वीप आर्कटिक में सभी शासन गतिविधियों का आधार बनी हुई है। ठीक है, आर्कटिक और भारत की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो समझेंगे कि भारत की स्थिति यहाँ पर कहाँ है। तो 1987 में भारत जैसा कि आर्कटिक संधि में सलाहकार के पक्ष में शामिल हुआ था। भारत आर्कटिक संबंध में सभी प्रमुख निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में मतदान करता है, भाग लेता है। शामिल 56 देशों में से 29 को सलाहकार दल का दर्जा प्राप्त है। भारत 1981 से आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान का चल रहा है। पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन गंगोत्री 1983 में क्वीन मिडलैंड में दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था और यह स्टेशन 1990 तक संचालित हुआ। 1989 में भारत ने अपना दूसरा आर्कटिक अनुसंधान केंद्र मैत्री था। सिरमौर और सियस में 100 से अधिक मीठे पानी की झीलों में 3 किलोमीटर चौड़ा बर्फ मुक्त पठार है जो अभी भी चालू है। 12 में भारत ने अपने तीसरे आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन भारती का उद्घाटन किया, जो मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में प्रिडिस की खाड़ी पर स्थित है। हालांकि यह स्टेशन समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक अध्ययन केंद्र में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसका उपयोग भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने के लिए करता है। भारत पुराने मैत्री स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया स्टेशन मैत्री खोलने की योजना बना रहा है और इसका संचालन 29 से शुरू होने वाला है। 22 में भारत ने अंतरिक्ष में प्रतिबद्धता पुष्टि करते हुए आर्कटिक अधिनियम लागू कर दिया है। आर्कटिक में परामर्शदात्री का पहला एजेंडा क्या है जरा इसे समझते हैं। तो ATS यानी आर्कटिक ट्रीटी में उद्देश्य कानून, रसद, शासन, विज्ञान, पर्यटन, दक्षिण महाद्वीप में अन्य पहलुओं को वैश्विक बातचीत की सुविधा प्रदान करना। सम्मेलन के दौरान भारत आर्कटिक में शांतिपूर्ण शासन को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा और इस बात पर जोर देगा कि दुनिया में कहीं भी भू राजनीतिक तनाव, महाद्वीप संसाधन सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोच्चि बैठक में भारत आधिकारिक तौर पर संसद सदस्यों में
सक्षम मैत्री सेकंड के निर्माण में अपनी योजना भी पेश करेगा। आर्किटेक्ट में किसी भी निर्माण पहल में ATCM मंजूरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्या है, अगला समझते हैं मलेरिया का टीका। क्या है, मलेरिया का टीका। ठीक, देखते हैं। खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी टीका निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को अफ्रीका के 7-8 देशों में 21 मैट्रिक टन मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट की शिपमेंट किया और ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल है। WHO के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में हर साल करीब 5 लोग मलेरिया से मर जाते हैं। मलेरिया यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं मच्छर के, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया मच्छरजन्य संक्रामक रोग है। प्लाज्मोडियम जीनस परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां आमतौर पर मनुष्य को संक्रमित करती हैं। अधिक गंभीर मामलों में 3 प्रजातियां P. falciparum जो मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है, P. vivax और P. knowlesi। ठीक है, यह बीमारी उष्णकटिबंधीय और पोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत बैंड पर मौजूद है। इसमें उप सहारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में अधिकांश क्षेत्र शामिल हैं। संचरण विशेष रूप से संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। जब कोई संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह मलेरिया परजीवियों को उनके रक्त प्रवाह में पहुंचा देता है। लक्षण क्या हैं? सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियां दर्द और थकान शामिल हैं। गंभीर मामलों में अंग विफलता, कोमा और मृत्यु हो सकती है। इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, जरा उसे देखते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए बिस्तार जालियां, कीटनाशक उपचारित बिस्तार जालियां नींद के दौरान मच्छरों को काटने से रोकने में प्रभावी होती है। मलेरिया रोधी दवाएं, निरोगी दवाएं स्थानिक क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा ली जाती हैं। टीके WTO RTS AS01 वैक्सीन के अलावा बच्चों को R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन की सिफारिश की गई। इन टीकों का लक्ष्य मलेरिया के मामलों में मौतों को कम करना है। उपचार, मलेरिया रोधी दवाएं जैसे आर्टिमिसन आधारित संयोजन चिकित्सा, ठीक है, AST का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार महत्वपूर्ण हैं। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन क्या है, जरा इसे समझते हैं। R21 मैट्रिक्स टीका मलेरिया के रोकथाम प्रयासों में आशाजनक योगदान है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम परजीवी को बचाने के डिज़ाइन किया गया है। मलेरिया सबसे गंभीर कारण बनता है। R21 वैक्सीन मलेरिया के परजीवी R21 एक प्रोटीन होता है जो मैट्रिक्स M नामक सहायक के साथ संयुक्त होता है। क्लिनिकल परीक्षण में पता चला कि R21M टीका मलेरिया के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसने टीकाकरण के बाद 12 महीनों के दौरान बच्चों में रोगजनक मलेरिया खतरे की 75 कम कर दिए हैं। आयु 5 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों को टीके की सिफारिश की जाती है। वैक्सीन में 3 खुराक प्रशासित किया जाता है, जिसमें पहली 2 खुराक 1 महीने के अंतराल पर और तीसरी खुराक दूसरे 6 महीने के बाद की जाती है। कार्यान्वयन WHO की सिफारिश के उद्देश्य से मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों में उपसारा अफ्रीकी टीके तैनाती में तेजी लाना है। कम लागत, उच्च प्रभावकारिता R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ASI द्वारा नोवॉक्सिन सहायक तकनीकी से लाभ उठाकर विकसित की गई है। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों में बच्चों का उपयोग के लिए अधिकृत होने वाली दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है। तो मलेरिया की वैक्सीन के तौर पर इसे जाना गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलेरिया को WHO का लक्ष्य है कि SDG के जब तक लक्ष्य प्राप्त करें तब तक पूरे विश्व पटल से मलेरिया का रोग निदान हो जाए। तो उसके लिए वैक्सीन कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, आगे जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला करंट है, वो है हमारा पशु कूटनीति यानी एनिमल डिप्लोमेसी। क्या है? हाल के घटनाक्रम के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादन मलेशिया आरंगुटान कूटनीति के आगे बढ़ाकर अपनी पर्यावरणीय छवि को बेहतर करने का लक्ष्य बना रहा है। मलेशिया उन देशों में आरंगुटान देने की योजना बना रहा है जहां पाम तेल खरीदते हैं। इस भाव का उद्देश्य लुप्तप्राय बानरों के लिए मलेशिया की चिंता को दर्शाता है।
ठीक है, जिनके आवास अक्सर ताड़ के तेल के बागानों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया को उम्मीद है कि इस कदम से पाम ऑयल के उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव के वैश्विक चिंता को कम किया जाएगा। क्या है पशु कूटनीति, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, पशु कूटनीति देशों के बीच मित्रता या सद्भावना के संकेत के रूप में जानवरों को देना या उधार देना शामिल है। जैव संस्कृति महत्व रखते हैं या जैव देश के मूल निवासी उन्हें उपहार देता है, इसलिए उन्हें कूटनीति को प्रभावशाली उपकरण बनाता है। उदाहरण के लिए चीन की पांडा कूटनीति का पता तांग राजवंश से लगाया जा सकता है, जब सम्राट ने शांति सहयोग के प्रतीक के रूप में विदेशी शासकों को पांडा दिए थे। नतीजन प्राप्तकर्ता राज्य आमतौर पर उसके अलावा ऐसी प्रजातियों की रक्षा के लिए सहमत हुए जिससे राष्ट्रों के बीच सामंजस्य बढ़ा। पशु कूटनीति चीन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, जरा देखने हैं। पशु कूटनीति की शुरुआत उस समय चीन में हुई थी जो मुख्य रूप से विशाल पांडा से जुड़ी थी। यह तब था जब तांग राजवंश यानी 618 से 907 ईस्वी के दौरान इन प्यारे जानवरों को दूसरे देशों में देना शुरू किया। चीन ने उन्हें उपहार के रूप में देना जारी रखा, जिन्हें शांति और मित्रता का प्रतीक माना जाता है। 2023 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग में उनके अमेरिकी समकक्ष बाइडेन के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के संकेत सामने आए। चीन के प्रसिद्ध पांडा कूटनीति का पुनरुत्थान श्री सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पांडा आदान प्रदान फिर से शुरू करने की संभावना का संकेत दिया, जो द्विपक्षीय संभावित संबंधों को नरमी का संकेत हैं। चीन अपने पांडा कूटनीति प्रयासों को नवीनीकृत करने के लिए कमर कस रहा है। वाशिंगटन डीसी, वियना, ऑस्ट्रिया में चिड़ियाघरों में के साथ चर्चा चल रही है, जो चीन राजनयिक पशु विनियामक कार्यक्रम में व्यापक पहुंच संकेत दे रही है। भारत में भी आप इसका एक परिणाम देखते होंगे। ठीक है, अब मलेशिया की ये कूटनीति क्या है, जरा अब मलेशिया की कूटनीति क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। पांडा कूटनीति की तर्ज पर मलेशिया सॉफ्ट पावर के लिए अपना दृष्टिकोण लेकर आया है, जिससे औरंगटान कूटनीति के रूप में वर्णित किया गया है। इस रणनीति का लक्ष्य पर्यावरणीय मुद्दों के लिए औरंगुटान संरक्षण प्रयासों का उपयोग करके अन्य देशों के साथ जुड़ना। मलेशिया जो पाम ऑयल का दूसरा बड़ा उत्पादक है, पाम के बागानों के कारण वनों की कटाई के कारण आलोचना मिलती है, जो लुप्तप्राय मानसों के लिए बड़ा खतरा है। औरंगुटान कूटनीति इस प्रवृत्ति को उलटने का प्रयास करेगा। वन्य जीव संरक्षण पर खुद को अपने अग्रणीय रूप में पेश करने के प्रयास में मलेशिया का लक्ष्य कम से कम 3 उद्देश्यों को पूरा करना है। यह जंगली जानवरों की सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों चैंपियन बनकर अपनी छवि को बढ़ाना चाहते हैं। यह पाम तेल के स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है। यह औरंगुटान को बचाने अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से काम करना चाहता है। यह योजना चीन, भारत, यूरोपीय संघ जैसे पाम ऑयल के मुख्य आयातकों को औरंगुटान आवंटित करने का सुझाव देती है। इसलिए दृष्टिकोण 2 बुनियादी कारकों पर आधारित है: आकर्षक चरित्र और प्रतीकात्मक महत्व, जिसे औरंगुटान मलेशिया के वर्षा वनों के समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। अस्थिर प्रथाओं के कारण इन्हें पर्यावरणीय नुकसान का उजागर करते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के ये है कि अपने डेमोक्रेटिक या बाइलेटरल रिलेशन को पशुओं के आदान प्रदान से और अधिक मधुर बनाए जाएं। जैसे कि चाइना में पुराने में पांडा को शांति का प्रतीक माना जाता है, ऐसे ही पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मलेशिया ने अपने यहाँ इसे शुरू किया है। ठीक है, अन्य कौन से देश इसमें शामिल हैं? 2014 में G20 के शिखर सम्मेलन में एक अलग तरह की कूटनीति हुई। शिखर सम्मेलन की मेजबानी के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने सुनिश्चित किया कि अनूठे आकर्षण में तैनात करने वाले गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को स्थायी प्रभाव छोड़ा और कोआला। सम्मेलन की पूरी अवधि के दौरान दुनिया भर के नेताओं को कोआला पकड़े हुए दिखाने वाली छवियों की बाढ़ आ गई। हालांकि कोआला कूटनीति केवल फोटोशूट के अवसर से कहीं अधिक माना जा सकता है। यह नरम साधनों के माध्यम से शक्ति प्रक्षेपण के लिए उपकरण के रूप में कार्य करती है। विश्व भर में उन्मुख पर्यावरण नीतियों के साथ अद्वितीय वन्य जीवन का प्रदर्शन करके इस देश ने पर्यावरण के मामलों में किसी भी विश्वव्यापी साझेदारी से अपनी कूटनीति का खुलासा किया। G20 शिखर सम्मेलन में कोआला की उपस्थिति ने जैव विविधता संरक्षण और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ बारे में बहस छेड़ दी है। अंततः 2014 में G20 शिखर सम्मेलन एक व्यवहारिक उदाहरण था, जिसने साबित किया कि कैसे पशु राजदूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सतत विकास और सहयोग की दिशा में बदल सकते हैं। भविष्य में क्या हो सकता है,
इसके बारे में देखते हैं। इस कूटनीति में पशु कूटनीति देशों के बीच भविष्य में सहयोग और संभावनाएं हैं जो प्रकृति की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने में पारंपरिक भू राजनीतिक सीमाओं के ऊपर उठाएगी। राष्ट्र में अपने राजदूत जानवरों से संबंधित संरक्षण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर सकते हैं, प्राणियों के कल्याण की साझा जिम्मेदारी दे सकते हैं। केवल पारंपरिक खिलाड़ी ही नहीं पशु कूटनीति का उपयोग कर सकते हैं, अद्वितीय लुप्तप्राय प्रजातियों को छोटे देश की पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गरीब देश जहाँ गंभीर लुप्तप्राय प्राइमेट हैं, अमीर देश के चिड़ियाघर के साथ सहयोग कर सकता है ताकि प्रजनन कार्यक्रम का अनुसंधान कार्यक्रम किया जा सके। पशु कूटनीति के संरक्षण में सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके फील गुड रणनीति आगे बढ़ाने में सहायता होगी। साथ ही खिलाड़ियों की जगह अनुमति पर इस प्रकार की पर्यावरणीय चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका एक परिणाम आप भारत में भी देखते हैं, और भारत में चीताओं को जैसे नामीबिया से लाया गया था, अफ्रीका से लाया गया था, तो इसका एक पशु कूटनीति के तौर पर ही जान पाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भारतीय पोल्ट्री उद्योग। क्या है भारतीय पोल्ट्री उद्योग, इसके बारे में समझते हैं। H5N1 वर्तमान में प्रकोप की आपदा प्रतीक्षा कर रहा था। विशेषज्ञ 10 वर्षों से अधिक समय से पशुधन और उत्पादन असुरक्षित स्थितियों पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत 851.8 मिलियन पोल्ट्री पक्षी हैं, जिसमें लगभग 30% बैकयार्ड पोल्ट्री या छोटे सीमांत किसान हैं। तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल मुर्गी पालन की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय पोल्ट्री उद्योग के सामने आने वाली समस्याएं क्या हैं, देखें जरा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू नियमित प्रकोप से उत्पादन बाधित होता है, पक्षियों की मौत हो जाती है और बाजार की दहशत पैदा हो जाती है, जिससे खपत प्रभावित होती है। न्यूकेसल रोग एनडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो पोल्ट्री स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती है। खेतों और जीवित पक्षी बाजारों में पर्याप्त जैव उपाय बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा देती है। औद्योगिक परिवेश में मुर्गियों को अक्सर उच्च घनत्व वाले तार वाले पिंजरों, जिन्हें बैटरी पिंजरों के रूप में जाना जाता है, कैद किया जाता है, जिससे भीड़ भाड़ की तनाव होता है। इस प्रथा से वायु की गुणवत्ता खराब होती है, अवशिष्ट संचय होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण प्रदूषण में गिरावट का योगदान देता है। मक्का और सोयाबीन में भोजन जैसे महत्वपूर्ण पोल्ट्री फीड सामग्री अस्थिरता की कीमतों ने केवल उत्पादन लागत को प्रभावित करती हैं, बल्कि आयात पर उनकी महत्वपूर्ण निर्भरता के कारण आयात निर्भरता को भी बढ़ाती हैं। बीमारी के प्रकोप के दौरान पोल्ट्री उत्पादों के बारे में अफवाहें, गलत सूचना, खपत भारी कमी ला सकती है, जिससे समग्र बाजार में स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सीमित कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के कारण खराबी, बर्बादी होती है और खासकर चरम उत्पादन अवधि के दौरान कई बिचौलियों के साथ एक खंडित आपूर्ति श्रृंखला लेन देन की लागत बढ़ती है और किसानों का मुनाफा कम करती है, जबकि खराब परिवहन बुनियादी ढांचा उत्पादन की आवाजाही को बाधित करता है, जिससे डिलीवरी का समय और ताजगी प्रभावित होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर एक आधिकारिक ओवरलैपिंग नियम पोल्ट्री किसानों को एक भ्रम अनुपालन चुनौतियां पैदा करते हैं और छोटे मध्यम स्तर के पोल्ट्री किसान अक्सर औपचारिक ऋण पहुंचने पर संघर्ष करते हैं और आधुनिकीकरण का बाधा आती है। पोल्ट्री फार्मों में कुशल श्रमिकों को ढूंढना, उन्हें बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे परिचालन दक्षता प्रभावित होती है। अपशिष्ट प्रबंधन की पर्याप्त हैं। मुर्गी पालन जल प्रदूषण, वायु गुणवत्ता संबंधी योगदान दे सकता है। प्रोटीन की बढ़ती मांग, मुर्गी पालन के एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ गया है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक में जोखिम की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूरे उद्योग में उचित पशु कल्याण मानकों को सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। पोल्ट्री किसान अक्सर अनुबंध खेती की व्यवस्था, संचित ऋण, क्षेत्र के लिए आवश्यक कुशल का निर्माण, उद्योग से बाहर निकलने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पोल्ट्री उद्योग की पहलें क्या हैं, जरा उसको समझते हैं। पोल्ट्री उद्योग की पहलें, ठीक है, पशुपालन, डेयरी विभाग मिशन, उद्यमता विकास और रोजगार सृजन के तहत पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड PVCF लागू हो रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और तहत विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण पिछवाड़े पोल्ट्री
विकास और इनोवेटिव पोल्ट्री उत्पादक परियोजना पर लागू करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण के तहत पशु रोग कल नियंत्रण योजना में एक सहायकता होती है, जिसे नियंत्रण सहित आर्थिक रूप से पोल्ट्री रोगों जैसे रानीखेत रोग, संक्रामक बर्सल रोग, फाउल पॉक्स और टीकाकरण शामिल है। एवियन इन्फ्लुएंजा आकस्मिक विदेशी बेघात, तो पोल्ट्री की समस्याओं को प्रकाशित किया गया है। जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसे आप POK के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये हाल में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अशांति देखी गई है। ज़रा देखें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घातक हिंसा हुई, जिसमें गेहूं के आटे, ईंधन और बिजली जैसी आवश्यकों की बढ़ती कीमतों पर झड़पों में कम से कम 4 लोग मारे गए, 100 से अधिक घायल हुए। पाकिस्तान का आर्थिक संकट, उच्च मुद्रास्फीति के कारण यहाँ के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत से व्यापार बंद होने से व्यापारियों का एक वर्ग अतिरिक्त रूप से प्रभावित हुआ है। अशांति का हालिया लहर 10 मई को जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी और कई नेताओं को रात भर की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई, जिसमें 11 मई को मुजफ्फराबाद तक लंबे मार्च की योजना बनाई, जिससे कार्रवाई से व्यापक आक्रोश फैल गया और हज़ारों लोग भड़क गए सड़कों पर उतरने के लिए। ठीक है, मुद्दे में क्या है ज़रा उस पर नज़र करते हैं। POK के कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने लंबे समय से इस्लामाबाद पर गंभीर भेदभाव, बजटीय अनुदान में भारी कटौती, बिजली बिलों में अन्यायपूर्ण कर लगाने, मुद्रास्फीति वृद्धि, गेहूं की कमी, लोड शेडिंग, नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को विचार नहीं करने का आरोप लगाया। डॉन के क्षेत्र के प्रमुख चौधरी डॉन के क्षेत्र के प्रमुख चौधरी अवलान उल हक द्वारा नीलम झेलम परियोजना द्वारा उत्पादित 2600 मेगावाट बिजली 2600 मेगावाट बिजली जल विद्युत का हिस्सा न मिलने से शिकायत रिपोर्ट की। हक ने यह भी कहा कि हालिया बजट सरकारी कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के लिए संसाधनों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और भुगतान करने के विकास निधि का मजबूर किया गया था। भारतीय व्यापार का पतन, जरा इसको समझते हैं। भारतीय व्यापार फरवरी 2019 से पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा सूखे खजूर, सेंधा नमक, सीमेंट, जिप्सम जैसी पाकिस्तानी उत्पादों पर सीमा शुल्क 200% तक बढ़ाने के बाद POK के व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 में भारत ने पाकिस्तान के निर्यात 2018 के औसत 47 मिलियन प्रति माह से गिरकर केवल $2.5 मिलियन प्रति माह रह गया है। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए संवैधानिक बदलावों के बाद पाकिस्तान द्वारा सभी व्यापार बंद करने की स्थिति और अधिक कठिन हो गई थी। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान व्यापार घाटा कर सालाना $2 अरब के निचले स्तर पर हो गया, जो विश्व बैंक द्वारा अनुमानित $27 अरब के व्यापार क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों का लेख है जो POK में डिफ़ाइन किया गया है। अब मित्रों हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस। तो मित्रों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, उसे आप समझिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए और 3rd भी देख ही लीजिए। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा कल के पेपर के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो कल के क्वेश्चंस को डिस्कस, अब कल के क्वेश्चन का पहला ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वनिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE कार्यक्रम के प्रशासन में प्रभावी कार्यक्रम में अर्जित ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य। तो इसमें क्या है, ग्रीन क्रेडिट व्यापार भारतीय वानिकी अनुसंधान और इससे रिलेटेड है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ये दोनों हमारे बिल्कुल सही होंगे, आंसर C हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ICMR द्वारा गवर्निंग बॉडी कथनों पर विचार, अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, सही है। ICMR क्लिनिक ट्रायल, ये भी सही है, यानी इसका भी आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विचार करें ब्रिक्स का हिस्सा। तो मित्रों ये सभी अब ब्रिक्स के हिस्से हो गए हैं, यानी ऑप्शन D हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने डिस्कस किया
करंट अफेयर का आज का सेशन। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारी संस्थाओं के मॉडल टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। इन पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।